चलिए, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि फोटोन और फोटोन से रिलेटेड मैंने बहुत न्यूमेरिकल्स करवाए थे। सीबीएसई कैसे न्यूमेरिकल्स पूछती है, आपको न्यूमेरिकल्स को हैंडल कैसे करना, और हमने इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फोटोन और फोटोन के एनर्जी के बारे में समझा। आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जाता है तो उसके एमिशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या हमारे पास टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बड़ी फंडामेंटल सा फैक्ट होता है, और वो क्या होता है, ऑल दी मेटल्स, हमारे पास जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चे, कैरीज दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑल दी मैटर कैरीज दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम की एक चीज आपके पास एग्जिस्ट करती है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम की चीज आपके पास एग्जिस्ट करती है बच्चे हमारे पास, विच इज हेल्ड, जो कि आपके पास हेल्ड रहते हैं बच्चे लूजली विद द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के साथ बहुत आपके पास लूजली जो होते हैं वो बाउंडेड रहते हैं, बहुत लूजली बच्चे आपके पास जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास यहां पर आ जाती है, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन लीव द सरफेस ऑफ द मेटल, लीव द सरफेस ऑफ द मेटल वंस, लीव द सरफेस ऑफ द मेटल, ये सरफेस ऑफ मेटल को लीव कर सकते हैं। और कब लीव करते हैं बताओ हमारे पास, व्हेन द सुटेबल एनर्जी इज प्रोवाइडेड, व्हेन द सुटेबल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन द सुटेबल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, जब हम सुटेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, टू द इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन्स को सुटेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ मेटल को लीव कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसका रीजन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए इसका रीजन क्या है, तो रीजन बहुत सिंपल है कि अगर मेरे पास मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक एटम है और हमारे पास इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करता है, ये इस सरफेस को लीव करने की कोशिश करता है, तो हमारे पास ये जो पॉजिटिवली चार्ज आपके पास न्यूक्लियस है, ये इसको वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस वजह से आपको इसको एक सूटेबल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। पर हाँ, इलेक्ट्रॉन कैन लीव द सरफेस ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो वहां पे रह सकते हैं, वो अपने हिसाब से मेटल सरफेस को लीव कर सकते हैं, और इस वजह से हमारे पास एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कुछ आपके पास तरीके डेवलप हो जाते हैं। देयरफॉर अगर हम बात करें कि एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से हो सकती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी बोल सकते हैं, नंबर वन, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, थर्मियोनिक एमिशन, जिसको हम यहाँ पर थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं ड्यू टू द हीट। नंबर टू, जिसको हम यहाँ पर फील्ड एमिशन भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। नंबर थर्ड, जिसको हम यहां से आपके पास सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। सेकेंडरी एमिशन का मतलब एक ऐसी एमिशन जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देता है, और मेरे पास लास्ट आ जाती है फोटो एमिशन। सो लास्ट इज द फोटो एमिशन, और हम यहाँ पर इन सभी एमिशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। थर्मियोनिक एमिशन, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई फिलामेंट है, और उस फिलामेंट को मैं सफिशिएंट आपके पास क्या देता हूँ, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, और जब इसमें करंट चलेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और जब इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैन लीव द सरफेस ऑफ दिस मेटल, the electron can leave the surface of this सर metal। आपने इसका नाम क्या बताया? क्या बेटा, बोलो। ये हमारे पास हीट की वजह से यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को लीव कर सकते हैं। हाँ बोलो प्रज्वल, बोलो। सर इसका नाम क्या बताया, समझ नहीं आया सर। किसका बच्चे, ये हीट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स लीव थर्मियोनिक करेंगे। थर्मियोनिक थर्मियोनिक थर्मियोनिक, ठीक है।
थर्मियोनिक, क्लियर है? ठीक है सर। चलो, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर फील्ड एमिशन आता है, जहां पर आप एक मेटल बॉडी को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो जैसे आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमारे पास इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस को लीव कर सकते हैं, सरफेस को लीव कर सकते हैं, सरफेस को लीव, ये मैंने गलत बना दिया, यहां पर ये सरफेस को क्या कर सकते हैं, हमारे पास लीव कर सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ को भागेंगे, या हमारे पास यहाँ पर सरफेस को लीव कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसके एक तरीके से आयनाइजेशन टाइप के आपके पास फिनोमिना डेवलप हो जाती है। सेकेंडरी, हमारे पास सेकेंडरी एमिशन तब होता है जब हमारे पास किसी एटम के अंदर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरता है। ये फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है, जो इंसिडेंट हुआ, इसको हम यहाँ पर सोर्स मानेंगे। यह हमारे पास सोर्स है जो कि इसमें से ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट है, इसको रिवॉल्व कर रहा है, ये भी आपके पास यहाँ पर इजेक्ट हो जाता है। ये इन दोनों के कोलम्बिक रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाता है, बाहर की तरफ को निकल जाता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, वो आपके पास एटम में पेनिट्रेट किया, और जैसे वो इसको क्रॉस करके जाता है, क्रॉस करके जाता है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाता है ड्यू टू द कोलम्बिक रिपल्शन। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के अंदर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, यह हमारे पास किसकी तरह काम कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, यह हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। फिर सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, 4। मतलब यह हमारे पास ऐसे हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो ये, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन को, और धीरे करते करते सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा, तो आंसर है बढ़ता जाएगा। और ऐसा करते करते सिस्टम के अंदर और कई इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ को निकल जाएंगे। फोटो एमिशन, हमारे पास फोटो एमिशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारे पास एक मेटल सरफेस के ऊपर अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं, अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं ऑन दिस मेटल सरफेस, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को निकल जाते हैं। और हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को निकले, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास बाहर की तरफ को निकले, उसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, फोटो एमिशन। दिस इज नोन एज टू बी फोटो एमिशन। लेकिन एक और बात है बच्चे, दिस, ये जो बच्चा हमारे पास दिस अकर्स, ये हमारे पास अक्कर होता है ओनली फॉर आपके पास लाइट, ओनली फॉर द लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन हमारे पास यहाँ पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी। तो इसको उन्होंने बोला कि यह हमारे पास फोटो एमिशन की फिनोमिना हो जाती है। यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी के बजाय हमारे पास ज्यादा जरूरी लाइट के आपके पास क्या बच्चे, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो ये 4 तरीके होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल सरफेस में से इजेक्ट आउट करना। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत इसका, प्रॉब्लम जी लोकेश? सर एक बार थर्मी की रिपीट कर दीजिए। बेटा हीट देके आप किसी सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को लीव करवा देते हो, एनर्जी देके, उसको आप थर्म मतलब हीट, आयनिक मतलब आयंस का लीव कर देना, तो थर्म एनर्जी यानी कि थर्मियोनिक एनर्जी से आप क्या कर रहे हो, किसी इलेक्ट्रॉन को लीव करवा रहे हो। वेरी सिंपल थिंग, जैसे पानी बॉईल होता है वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है,
यस सर। हमको अब कंसंट्रेट बाकियों पे नहीं करना, हमको अब कंसंट्रेट किस पे करना है, फोटो एमिशन के अंदर। और फोटो एमिशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मुझे एक सर्टेन चीजों की जरूरत है, एक सर्टेन स्किल सेट की जरूरत है, जिसको हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, विच इज नोन एज टू बी द वर्क फंक्शन। मेरे को सबसे पहले वर्क फंक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्क फंक्शन आपके पास क्या चीज है। वर्क फंक्शन ये हम फाई नॉट से डिफाइन करते हैं, और आप इसको ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं। रिमेंबर 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेरे पास वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मिनिमम energy required by the electron to leave the surface of the metal, to leave this surface of the metal, to leave surface of the metal, ताकि आप surface of metal को क्या कर सको, लीव कर सको। इसको हमेशा हम किस में मेजर करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये वर्क फंक्शन हमारे पास आ जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं। अब क्योंकि हमारा पर्पस है कि हम फोटो एमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम वर्क फंक्शन को किसके टर्म्स में पढ़ेंगे बच्चे। सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस चैप्टर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चे। द वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन है हमारे पास, इज कैलकुलेटेड, द वर्क फंक्शन इज कैलकुलेटेड over the frequency and the wavelength of the light. The work function is calculated, this is calculated on the frequency or the wavelength of the light. The frequency or the wavelength or the light, or the wavelength of the light, wavelength of the light, wavelength of the light, wavelength of the light। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो मेरा वर्क फंक्शन है उसको मैं कैलकुलेट करता हूं ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, लेकिन वेवलेंथ आपके पास बच्चे क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात क्योंकि वो इनवर्सली होती है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, द वर्क फंक्शन फॉर एनी मेटल, the work function for any metal is given by, this is given by h into आपके पास f naught, जहां पर f naught हमारे पास क्या बन जाती है, where f naught is the threshold frequency, where f naught is the threshold frequency। हम इसके ऊपर वापस आएंगे, लेकिन पहले हम इसको समझ लें। तो ये मेरे पास वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर है, या फिर मेरे पास यहाँ पर h किसके बराबर है, प्लैंक्स कांस्टेंट। किसी बच्चों को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब ठीक है, प्रोफेसर साहब ठीक है, प्रोफेसर साहब आज के प्रोफेसर की स्पेलिंग छोटी हो गई, क्या बात है, प्रोफेसर साहब के जो नाम की स्पेलिंग छोटी हो गई, क्या बात है सर? आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं, लगा रखा है, 2-3 लगा के टिका के बैठे हो प्रोफेसर साहब आवाज ऐसी हो रखी है। चलिए खैर, सो एच एफ नॉट हमारे पास है और एच एफ नॉट हमारे पास है, तो देखो इसको चेंज भी करना आना चाहिए, एच सी अपॉन आपके पास लैम्डा। जैसे हमारे पास यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वैसे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, या हमारे पास बन जाती है, 2 मिनट वेट करिएगा। सो दिस इज नोन एज टू बी, 2 मिनट, so we have the threshold। so हमारे पास इसको हम क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब पॉइंट है, अगर आप इसको ऐसे मेजर करते हो तो वर्क फंक्शन जूल के अंदर मेजर होगा, ये वर्क फंक्शन जूल के अंदर मेजर होगा अगर आप इस तरीके से मेजर करते हो। यहाँ पर c आपके पास क्या चीज है बताओ, c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका है, लेकिन जो वर्क फंक्शन आएगा वो हमारे पास किसके टर्म में आएगा, वो आपके पास जूल्स की टर्म में आएगा।
बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल टीचर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है, और क्वेश्चन क्या बच्चे कि इफ अगर मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, if the threshold frequency is 5 into 10 raised to power, मेरे पास यहाँ पर आ जाती है 12, आपके पास हर्ट्स आ जाती है। कैलकुलेट वर्क फंक्शन, calculate the work function of the matter, calculate the work function of matter। आपके पास मेटल के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा, जरा चेक करें कि आपके पास क्या हो जाएगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे पास कैसे आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन द phi is equal to h into f naught, so 6.6 into 10 raised to power minus 34 multiplied by 5 into 10 raised to power 12। तो हमारे पास ये कितने के बराबर आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू, मेरे पास 33 into 10 raised to power, 33 into 10 raised to power, तो मेरे पास माइनस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, मेरे पास आ जाएगा 20, आपके पास यहाँ पे 2 आपके पास आ जाएगा। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द आपके पास वर्क फंक्शन, ये जूल के अंदर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क फंक्शन हुआ, इसका बोलो वर्क फंक्शन जो है ये भी बेसिकली एनर्जी है या वर्क डन है? ये क्या बेटा, फिर से बोलिए सर, ये वर्क फंक्शन जो है ये बेसिकली एनर्जी है या ये वर्क डन है कोई? देखिए, वर्क फंक्शन के ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि ये बेसिकली आपके पास एनर्जी है। जब यूनिट्स एनर्जी की आ रही है तो बेसिकली ये हमारे पास एनर्जी होगी, क्योंकि लाइट आपके ऊपर वर्क डन कर रही है कि आपको एनर्जी दे रही है। आप खुद बताएं, लाइट आपको एनर्जी देगी तभी तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना, आए ना। तो ये जो वर्क फंक्शन है ये हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी होती है। क्योंकि अगर मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें मेथड ऑफ डायमेंशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में क्या ऐड हो सकती है, जरा मुझे बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी में क्या ऐड हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी है जो आप सप्लाई करते हो इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ये सप्लाई करना पड़ेगा तब करके आपको यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। मिनिमम इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी के बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इससे नीचे आपको कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा। जी लोकेश बोलो। सर वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या फर्क है? वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन के अंदर हमारे पास फर्क क्या चीज है, अगर आप यहाँ पर बोले तो फर्क हमारे पास आ जाता है जिसके अंदर आप बोल देते हो कि एक एटम है और एक बच्चा हमारे पास है पूरा का पूरा एक बल्क मटेरियल, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक बच्चा हमारे पास है कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप अंडरस्टैंड करो, हमारे पास जब बल्क मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते तो हमारे पास हम उस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें लाइट का आपके पास यूज किया जाता है। आयनाइजेशन दूसरी तरफ आपके एटम में प्रेजेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है, चाहे वो के शेल का है, एल शेल का है, एम शेल का है, जिस मर्जी शेल का उसको आप बाहर निकाल सकते हो। आयनाइजेशन यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है और वहां पर बच्चा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है। क्लियर होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आफ्टर इफेक्ट कोई नहीं होता है, जबकि आपके पास वहां पर आयनाइजेशन करते ही आपको सडनली उसके बाद बच्चे एक्साइटेड एक एटम मिलता है और उसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या होते हैं, आपके पास ट्रांजिशन होते हैं, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो ये आपके पास दोनों के बीच का फर्क है बच्चे। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। yes, यहाँ पर से फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वहां फ्री नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलें आगे की तरफ, अब चलते हैं आगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक या दो क्वेश्चन और भी है, उससे पहले हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कन्वर्जन। हमारे पास कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर यहाँ पर इस वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एच एफ नॉट 1.6 into 10 raised to power minus 90, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया।
और अगर मुझे देखा जाए तो HC अपॉन लैम्डा नॉट आपके पास आ जाता है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब मेरे लिए एक और चीज, एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, या एक और प्रॉब्लम हमारे माथे पे आ गई है कि भैया इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगा तो ऐसे हमने उसको कन्वर्ट कर। तो अब पॉइंट पूरी तरह से हमारे पास फोकस करते हैं कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमने पूरी तरह से अपने आप को झोंकना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट above which the minimum frequency of the light, this is the minimum frequency of the light, minimum frequency of the light above which photo emission of the electron happens, above which जिसके ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, the photo emission of electron happens, above which the photo emission of the electron happens, of the electron happens। यहाँ पर इसके ऊपर ऊपर हमारे पास फोटो एमिशन होगा, इसके नीचे फोटो एमिशन नहीं होगा। इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं F0। तो मतलब क्या हो गया, मेरे लिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को निकल रहा है तो हमारे पास ये अगर मेटल की सरफेस है, यहां से कोई लाइट आपके पास गिरी, कोई लाइट आपके पास गिरी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा, जब इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो ये बच्चा सॉरी बड़ी होगी, ना बराबर होगी, बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और अगर बच्चा बोलता है सर बराबर होगी तो क्या होगा, देखिए बराबर होगी तो एनर्जी तो मिल रही है, पर वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि बच्चा हमारे पास वो मेटल सरफेस को लीव कर सके। हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा अगर ऊपर भी उठा तो ये बच्चे दोबारा से जो मेटल सरफेस पॉजिटिव हो रही है। अब बताओ मेटल सरफेस क्यों पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ना चाहता है तो उसको वापस खींच लेती है, उसको वापस खींच लेती है, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी चाहिए। नेक्स्ट वन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और अगर आपसे बात की जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अगर बात की जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अगर आपसे बात की जाए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसके बराबर है, बहुत कम बात होती है इसके बारे में। अब बताओ कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपके पास क्या है, HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो अब यहाँ पर ये एक ऐसी वेवलेंथ है जिससे आपको फोटो एमिशन अगर करवाना है तो इसे बड़ी वेवलेंथ चाहिए कि छोटी वेवलेंथ चाहिए, छोटी चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज द, आपके पास यहाँ पर क्या चाहिए, अब इसको मैक्सिमम लिखोगे कि मिनिमम लिखोगे, बताओ बच्चे, देखा ये मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी। सो दिस इज द, ये मैक्सिमम लिखोगे कि मिनिमम, तो आप लिखोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी लिख गया गलती से, wavelength. This is the maximum wavelength of the light. This is the maximum wavelength of the light below which के above which, below which जिसके लिए बच्चे, below which the photo emission happens. The photo emission happens. जहां पर हमारे पास फोटो एमिशन आपके पास क्या होती है, हैपन हो जाती है। तो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाती है, अगर कोई मेटल सरफेस प्रेजेंट है, इसमें से लाइट आपके पास यहां पर गिर गई, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो लैम्डा क्या होगा, इट विल बी लेस देन लैम्डा नॉट। ये लेस देन लैम्डा नॉट होगा तो हमारे पास फोटो एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो एमिशन नहीं होगा। ये एक पोर्शन हमारे पास खत्म होता है। यहां से मुझे नॉलेज मिलती है आपके वर्क फंक्शन की। प्रज्वल ने बोला ये वर्क डन है कि एनर्जी है, ये एनर्जी मान के चलते। और हमारे पास ये किसकी टर्म में देखेंगे हम, लाइट की टर्म में। कोई और टर्म हो सकती है यार, हमको पचड़ों में क्यों पढ़ना है, मैं इसको थर्मियोनिक एमिशन में क्यों लेके जाऊं, मुझे फोटो एमिशन पढ़नी है। तो हम बात करेंगे लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की टर्म में कि ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की होगी जिसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और उसके नीचे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। या वेवलेंथ है जिससे छोटी वेवलेंथ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
नहीं मिलेगा। और इन चीजों को काम करते करते करते, क्योंकि ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके, तो सबसे पहला काम किसने किया था इस पे पता है आपको? सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने ढूंढा था? किसी बच्चे को पता है? हाँ जी, थॉमसन। किसका? लेनार्ड। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले बच्चे 2 पर्सन थे, विच वॉज लेनार्ड एंड हेल्वेच। तो हमारे पास हेल्वेच विच आपके पास, एक मिनट रुको, ये तो अंग्रेजों के नाम भी जो है ना बड़े अजीब हो जाते हैं बच्चे हमारे पास। आई थिंक सो हेल्वेच। एक तो ऐसे नाम होते हैं ना कि जुबान ही बच्चा हमारे पास, लेनार्ड एंड हेल्वेच ऑब्जर्वेशंस, इनके नाम ही बड़े अजीब हो जाते हैं। तो लेनार्ड और हेल्वेच 2 भाई थे, भाई बोल रहा हूँ, मतलब कि दोस्त थे, भाई की तरह ही थे। लेनार्ड और हेल्वेच बच्चा हमारे पास 2 पर्सन थे और इन्होंने काम करना शुरू किया। और इन्होंने क्या किया, एक हमारे पास यहाँ पे टारगेट ले लिया, वैक्यूम ट्यूब। आपको याद है वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाए जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर? वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाते हैं, जिसमें कैथोड रे वाला सब कुछ करवाया जाता है, हाँ या ना? भूल गए हो? यस सर। है ना? तो हमारे पास हुआ क्या कि पाजी बड़े, जिसको बोल सकते थे वैक्यूम ट्यूब का, जब किसी चीज का रिवाज आता है ना, जैसे आजकल वो रिवाज चला हुआ है, किसका रिवाज चला हुआ है आजकल? हाँ, अरे भूल गए? आजकल वो रिवाज नहीं चला हुआ डॉक्टर साहब? पुष्पा वाला। हाँ, फ्लावर समझी क्या? तुम क्या समझे? लाइट समझ के वेव नेचर समझी क्या? पार्टिकल है अपन, पार्टिकल, क्यों, हाँ या ना? पार्टिकल है अपन। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास लाइट, लाइट समझ के क्या पार्टिकल समझी क्या? वेव भी है अपन, अपन रे भी है। तो भैया बड़ी खतरनाक है यार ये, मतलब कि 3 चैप्टर ऐसे जुटे हुए हैं ना, पहले में कुछ और, दूसरे में कुछ और तीसरे में कुछ और। चलो भाई चलते हैं आप यार। यहाँ पर उसने मेटल सरफेस ले लिया। पहले लोग तब ना व्हाट्सएप होता था, ना फेसबुक, ना स्नैपचैट, कुछ नहीं, लगे हुए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, धड़ाधड़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगे हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, ये इस तरीके से हमारे पास, मान लो कि ये मेरे पास कैथोड है और ये एनोड, ये मेटल की बॉडी, ये मेटल टारगेट था भाई, मेटल टारगेट, ये हमारे पास मेटल टारगेट था। और यहाँ पर क्या किया गया, इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दिया, ये इस तरीके से हमारे पास जोड़ दिया। ये हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर था। अब हुआ क्या कि इस मेटल टारगेट के ऊपर बाहर से अल्ट्रावायलेट लाइट को फेंका गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले चक देता अल्ट्रावायलेट लाइट को फेंक दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर उसने अल्ट्रावायलेट लाइट को यहाँ पर जब इंसिडेंट किया, हम बता रहे कि हुआ क्या, तो यहाँ पर एक करंट आया और हमारे पास यहाँ पर जो करंट है उसको मेंटेन करने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनको यहाँ पर इस कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल के साथ जोड़ दिया, एनोड को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। और ऐसा करने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को निकले, वो कहाँ की तरफ को भागे बच्चे, बताओ शाबाश? एनोड की तरफ। जैसे वो एनोड से टकराए, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। लेनार्ड और हेल्वेच ने ये ऑब्जर्वेशन करनी स्टार्ट की, मतलब कि उन्होंने ऑब्जर्व किया। उनकी जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी बच्चे हमारे पास, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो पहली चीज उनको यहाँ पर पता लगी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये हमारे पास आ गया। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपके पास हैपन्स, ये कब आता है? हैपन्स व्हेन लाइट ऑफ, when light of certain frequency, when the light of certain frequency, light of certain frequency, light of certain frequency above than minimum frequency falls on the matter. above then आपके पास some minimum frequency falls on the metal surface या metal target। ये metal target के ऊपर जाकर गिरती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, तो बोलते करंट आ जाता है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या हो गया? नेक्स्ट उन्होंने ये बोला बच्चा हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से
करंट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ द करंट, जो वैल्यू ऑफ करंट है, करंट तो आ रहा है, करंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ रहा है, बट द वैल्यू ऑफ द करंट, द वैल्यू ऑफ द करंट, जो वैल्यू ऑफ करंट है आपके पास, द वैल्यू ऑफ करंट does not depend on the frequency of the, does not depend on the frequency of the incident light, frequency of the incident light। लेकिन हाँ ये पॉइंट मेंशन है कि यहाँ पर जब मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ तो थ्रेशोल्ड से ऊपर की बात है, कि मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करता गया तो करंट के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। चलिए ये भी बात समझ में आती है। तो वो हैरान हो गए कि ऐसा क्या हो रहा है। चलो ये बात तो उनको पता लग गई कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या रख दिया, स्पेशली उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, उन्होंने इसका नाम रख दिया आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नाम रख दिया होगा। अब आगे चले वो, फिर उन्होंने एक और बात बोली जो आपके पास थी, वो ये बोली बच्चे हमारे पास कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है बच्चे हमारे पास, does not causes emission of the electron, the emission of the electron, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एमिशन है वो बच्चे इंटेंसिटी पे डिपेंड, उन्होंने ज्यादा इंटेंस लाइट फेंकी बच्चे, does not causes the emission of the electron if, अगर frequency of the incident light is less than the frequency threshold। तो उन्होंने तब तक नाम दे दिया था कि थ्रेशोल्ड है भाई, थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है तो इंटेंसिटी एमिशन कॉज नहीं कर सकती, वो आपके एमिशन आ ही नहीं सकती वहां से। तो वो उन्होंने ये चीजें बनानी शुरू कर दी कि मेरे पास ये वैक्यूम ट्यूब है, ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक टारगेट है, मैं अल्ट्रावायलेट लाइट मारता हूँ, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ, एक फ्रीक्वेंसी के बाद करंट आ जाता है, लेकिन उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ तो करंट पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इंटेंसिटी उन्होंने चेंज की, इंटेंसिटी को ऐसे वो 0 से ऊपर तक की तरफ लेके गए, तो उनको पता लगा यार इंटेंसिटी का नहीं गेम है, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी का गेम है। उनके दिमाग में ये बात तो आ गई थी कि ये फ्रीक्वेंसी के आपके पास यहाँ पर गेम है, इलेक्ट्रॉन की एमिशन करना, इंटेंसिटी के बस की कोई बात नहीं है। दो ही तो चीजें थी, इंटेंसिटी, देखो ना इंटेंसिटी किसके साथ रिलेट होती है, शाबाश बताए कोई बच्चा। अब इंटेंसिटी किसके साथ रिलेट हो जाती है, तो आप बोलते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब उनके दिमाग में एक बात चल रही थी, उनके दिमाग में चल रही थी कि इंटेंसिटी क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड होती है तो कायदे से तो इंटेंस लाइट के पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तो उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलना चाहिए, तो वो इंटेंसिटी के पीछे पड़े। पर उनको कुछ फर्क नहीं लगा, उनको लगा यार ये क्या चीज हो रही है। वो एक छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो होती है, जो वो यूज कर रहे हैं वो वेव नेचर यूज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ये इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो हो रहा है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। तो ये कहानी खत्म होती गई, होते होते ये किताबों का हिस्सा बन गई, लेकिन कुछ उनको पता नहीं लगा, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने किताबों में लिख के चले गए। लेकिन इसमें से एक चालाक आदमी था हेल्वेज, हेल्वेट जो था बच्चे, उसने बोला कि नहीं यार मैं एक काम और करता हूँ, बोले एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। तो हेल्वेट ने हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट और किया, जिंक प्लेट के एक्सपेरिमेंट। ये पाजी ने क्या किया कि एक जिंक प्लेट ले ली। अब जिंक आपके पास कैसा मटेरियल है भाई, मेटल है, एल्कली मेटल है, कैसा है बताओ शाबाश, मेटल है, एल्कली मेटल है, क्या चीज है सर मेटल है। अब उसने इस जिंक को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ जाकर जोड़ दिया, ऐसे करके बच्चा हमारे पास यहाँ पर जोड़ दिया, ये देखो जी ऐसे जोड़ दिया, और फिर उसने अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर मारी, जिंक प्लेट के ऊपर। ये उसके इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट थे। जैसे बच्चे उसने जिंक लाइट, इस जिंक के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को मारा, तो ये जो हमारे पास दो गोल्ड के लीफ थे बच्चे, ये आपके पास क्या हो गए बच्चे, ये हमारे पास डाइवर्ज हो गए। डाइवर्ज होने का मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया, चार्ज आने का मतलब इसने कुछ ना कुछ लूज किया,
अब मैं मान लेता हूँ कि मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन लूज किया या फिर बच्चे आपके पास इसने प्रोटॉन लूज किया। फिर उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया बच्चे हमारे पास ध्यान से देखना, उसने ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट ले ली, ये एक प्लेट ले ली जो पहले से नेगेटिवली चार्ज है, और फिर इसको यहां पर किसके साथ जोड़ दिया, गोल्डी स्पेक्ट्रोस्कोप से। दोबारा फिर से उसने अल्ट्रावायलेट लाइट को डाला। अब ये जिंक प्लेट थी हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर जैसे ही उसने अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको मारा तो बच्चे ये जो गोल्ड के लीफ थे ये डाइवर्ज जो थे बच्चे ये क्या होने लगे बच्चे आपके पास, कन्वर्ज होने लगे। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है कि नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो ये नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तभी तो ये बच्चे वापस आ गए। चलिए, तो तीसरी बारी बच्चे हमारे पास क्या हो गया, ये आपने जिंक प्लेट ले ली और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इसको आपने गोल्ड लीफ के साथ जोड़ रखा है। गोल्ड लीफ के पास पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑलरेडी डाइवर्ज्ड है, वो ऑलरेडी बहुत दूर की तरफ जा रखी है। लेकिन जैसे ही उसने यहां से क्या किया बच्चे आपके पास, अल्ट्रावायलेट लाइट को डाला, जैसे बच्चा हमारे पास यहां से अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट किया, व्हाट विल हैपन, आपके पास क्या हुआ, जैसे ही यहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट को डाला तो ये जो आपके गोल्ड लीफ जो कि डाइवर्स थे ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएंगे बच्चे हमारे पास, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। एक मिनट, ये जो बच्चा हमारे पास इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को निकले, ये और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इसकी डाइवर्जिंग क्या होगी बच्चे आपके पास, और ज्यादा बढ़ गई। तो अब तो श्योर है इसमें से कौन सी चीज बाहर की तरफ को निकली है, कोई नेगेटिव चार्ज निकली। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने बोला कंफर्म है कि आपके पास क्या आ जाता है, द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम the electron is emitted from the metal surface, from the metal surface when ultraviolet rays आपके पास ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जी सेक्शन बोलो बच्चे। शेख भाई तीनों दोबारा बता, मैं सही से सुन नहीं एक पाया। सिंपल सी बात है मैं बताता हूँ, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, when the light of suitable frequency falls on metal surface, falls on the metal surface। देख, सबसे पहले उसने एक न्यूट्रल लिया, ये न्यूट्रल था लड़के, ये न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज होती है, तू जा इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर हाथ रख, अगर तेरी बॉडी पे चार्ज होगा तो उसके जो गोल्ड लीफ होते हैं बच्चे वो डाइवर्ज कर जाते हैं। क्यों डाइवर्ज कर जाते हैं सर, मान लिया जाए कि हमारे पास ये गोल्ड लीफ है, देखिए काम कैसे करता है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। तो मेरे पास ये एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर हमारे पास ये प्लेट आ जाती है। अब तू इस प्लेट के साथ नीचे दो गोल्ड की लीफ होती है, चुरा के भागना नहीं है, गोल्ड की होती है ये, बिल्कुल इसमें गोल्ड होता है बच्चे, क्योंकि इस पे जंग नहीं लगता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये न्यूट्रल है तो इनके बीच का सेपरेशन नॉर्मल होता है। मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा, व्हाट विल हैपन, जैसे मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा आपके पास, बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, नीचे की तरफ को आ जाएगा, यस और नो। ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास नीचे की तरफ को आ जाएगा, यस और नो, तो बिल्कुल सर ये नीचे आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, हाँ या ना, क्लियर होगी बात, यस सर। क्लियर होगी बात। और अगर नेगेटिव चार्ज दूंगा तो भी डाइवर्ज हो जाएगा, ये पता लग गया। ये मेरे पास एक न्यूट्रल थी, पहले से इस पे कोई चार्ज नहीं था, मैंने इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट को डाला और जैसे मैंने अल्ट्रावायलेट को लाइट को डाला ये बच्चा हमारे पास क्या होगी, ये आपके पास क्या होगी काके, डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज का मतलब है कि इन दोनों पे क्या आ गई बच्चे आपके पास, चार्ज आएगा। इसके अब इसके ऊपर चार्ज आए तो इसका मतलब बच्चे इसके ऊपर चार्ज आए, और इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आए ये तो आपको पता नहीं, आपको तो डाइवर्जिंग नजर आ रही है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ या ना, क्लियर होगी बात, यस दोनों सर। में बच्चा डाइवर्ज करेगा। फिर उसने जिंक प्लेट को लिया जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, तो इसमें पहले से डाइवर्जिंग थी क्योंकि पहले से बच्चे इनिशियली मेरे पास क्या थी, नेगेटिवली चार्ज इनिशियली, तो इसमें डाइवर्जिंग पहले से थी। और जैसे उसने अल्ट्रावायलेट लाइट को डाला
अल्ट्रा वायलेट लाइट को डाला तो इसमें डाइवर्जिंग कम होने लग गई, यानी कि डाइवर्जिंग कम होने का मतलब है ये कर रही है बच्चे, इट इज लूजिंग द चार्ज, इट इज लूजिंग द चार्ज, ये हमारे पास चार्ज को लूज कर रही है। तो बच्चा बोलता है क्यों? क्योंकि जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट इस पे गिरी, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, बाहर निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो पीछे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो जो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज था ये कहाँ की तरफ को भागेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ चार्ज कम हो जाएगा तो इनमें लूज हो जाएगा चार्जेस का, तो ये बच्चे जो पहले से डाइवर्स था ये कन्वर्ज हो जाएगा। लगी बात पता बच्चे? लगी बात पता लड़के? लगी बात पता? यस जी। सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, जब इसने जिंक प्लेट को लिया और ये जिंक प्लेट पहले से पॉजिटिवली चार्ज थी, पहले से, अब ये इनिशियली हम करके चलते, एक्सपेरिमेंट यही तो होता है कि पहले से करके देखो भाई कि वो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, क्या चीज ऐसी है जो हमको समझनी है। न्यूट्रल किया डाइवर्ज हुई, नेगेटिव किया कन्वर्ज हुई, तो मैं पॉजिटिवली चार्ज भी करके देख लेता हूं। तो जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज जिंक के ऊपर आपने बाहर से अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बताओ ये और ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगी, आया ना? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए, पीछे से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज ग्रो कर जाएगा तो बताओ ये जो आपके पास यहाँ पर गोल्ड लीफ है जो ऑलरेडी डाइवर्ज्ड है, ये और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी या कन्वर्ज हो जाएगी? सोच के बता बच्चे, बता सोच के, बता सोच के। यहां पर जब न्यूट्रल था चार्जिंग हुई डाइवर्ज, यहां पर नेगेटिव था, आपने अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकलने से चार्ज लूज हुआ तो ये कन्वर्ज हुई। जब आपने यहाँ पर बच्चे अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ग्रो कर रहा है, यहाँ लूज कर रहा है, यहाँ ग्रो कर रहा है, यहाँ लूज कर रहा है, तो यहाँ पे जो डाइवर्जिंग है वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? लड़के बता, शाबाश बोल। यस सर, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगी, तो दूर चला गया, तो कंफर्म तौर होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं बच्चे, बाहर निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही है जो बाहर की तरफ को निकलते। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको लेनार्ड और हेल्वेच ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट होते रहे, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट होते रहे और हम चीजों को जानते रहे, लेकिन प्रॉपर किसी के पास ये बात नहीं थी कि भैया ये आपके पास रिजल्ट आ कैसे रहा, क्योंकि हम उस वक्त वेव के नजरिए से लाइट को देखते थे कि वेव के अंदर, वेव के हिसाब से ये लाइट वेव जो है ऐसा काम कर रही है, हम वो दिमाग में लेके चले हुए थे, पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लाइट की फ्रीक्वेंसी आपके जो है बच्चे वो एमिशन करवाती है, इंटेंसिटी का क्या रोल है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि वो लाइट को वेव की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो इसके बाद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बच्चा हमारे पास हुआ, विच इज नोन एज टू बी द इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी। इसके बाद धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होते रहे। सो वी हैव द इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी, सो वी हैव द इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी of the light on the photoelectric current। और ये बच्चा हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक, आपके पास करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है? तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, इट वॉज ऑब्जर्व या इट इज ऑब्जर्व, ये बच्चा हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज ऑब्जर्व दैट above certain frequency हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, the photoelectric current is directly proportional to, it is directly proportional to, ये मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। एक्सप्लेनेशन के नाम पे यहाँ पर था बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है, इंटेंसिटी बस वो कर ही जा रहे, मतलब कि गाड़ी चलाई जा रहे, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
और चली जा रही है दुनिया। तो हमारे पास इट इज ऑब्जर्व दैट अबव सर्टेन फ्रीक्वेंसी द पीईसी फैक्ट, यानी कि बच्चा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है भाई, तो हमारे पास हुआ क्या कि ये हमारे पास इस तरीके से एक ग्राफ बन गया। इसके अंदर कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं था, वो सिंपल एक दिन उठे, लैब के अंदर गए, एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लेके आ गए। अगले दिन गए, दोबारा फिर एक्सपेरिमेंट किया, 5 से 6 साल तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे और किताबों में दर्ज करते रहे। हम जो देख रहे हैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वाली नहीं है? हाँ, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी वही है, क्योंकि अगर मैं मान लूं कि वो चीज तो हुई नहीं, मतलब कि आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर आप नीचे रह रहे हो, तो आप एक बात को समझने की कोशिश करो बच्चे। दो चीजें हमारे पास हो जाती है, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी होती है जो ये इंटेंसिटी, और फ्रीक्वेंसी ये चीज। मेरी बात समझे? इंटेंसिटी समझे हो? इंटेंसिटी का मतलब है आपके पास कितनी जोर से लगा, और फ्रीक्वेंसी का मतलब आपके पास क्या हो गया, कितनी बार, मतलब कि वो चीज कितनी बार उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही। तो ये इन दोनों में फर्क है। तो नहीं सर, मैं हमारे पूछ पास रहा हूँ एक कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट नहीं आएगी तो एक सर्टेन एनर्जी नहीं आएगी। जब एक सर्टेन एनर्जी नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्यों? और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो फिर बच्चे मैं किसको मेजर कर रहा हूँ? मैं कहाँ मेजर कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी मेजर नहीं कर सकता। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सारी चीजें हमको मिलती है। यानी कि अगर मेरे पास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैंने लाइट की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया, और मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती जाती है, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता गया। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट है। एक्सप्लेनेशन के नाम पे मैंने आपको बताया बाबा जी का कुछ नहीं पता था, सिर्फ चले हुए, सिर्फ ये, हाँ इतना पता है कि फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इतना पता है बच्चे हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर। तभी तो बच्चे लाइट कौन सी यूज की थी आपने? अल्ट्रावायलेट लाइट। अच्छा एक चीज बताओ, कोई ऐसा मटेरियल है जो कि नॉर्मल लाइट पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर जाता है? ऐसा? शाबाश। आप में से कोई बच्चा, मैं केमिस्ट्री की बात बोल रहा हूँ, फिजिक्स तो है ही नहीं इसके अंदर से, बोलो शाबाश। कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्मल लाइट के ऊपर भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर जाता है? बोलो। सक्षम, लोकेश, प्रज्वल, प्रोफेसर साहब। पता नहीं। सर क्वार्ट्ज शायद। मुक्के पढ़ेंगे तुम्हारे सबके सब है ना। एल्कली अर्थ मेटल का नाम सुना कभी आपने? एल्कली अर्थ मेटल का नाम सुना कभी? यस सर। वो करता है, ठीक है, याद रखना। आपका एल्कली अर्थ मेटल विजिबल लाइट पे, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिक्स का नहीं है। समझो कि फिजिक्स का सर पूछ रहे हैं कि अभी तो करवाया नहीं सर आपने, ये केमिस्ट्री का +1 का क्वेश्चन है बच्चा आपके पास कि एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं वो सारे विजिबल लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर जाते हैं। चलिए उसको हम छोड़ते हैं। तो हमारे पास ये चीज मुझे पता लगी कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ द, लेकिन एक्सप्लेनेशन के नाम पे कुछ नहीं था हमारे पास। तो हमको ये बात पता लगी कि इंटेंसिटी, और हाँ यहाँ पर हमारे पास ये चीज जो थी, जो आपके पास आई थी, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी प्रोफेसर साहब। सर मतलब बिलो सर्ट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ाने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी है तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। डेफिनेटली वही बात है बच्चों, क्या आपको, तभी तो उसका नाम थ्रेशोल्ड रखा गया कि थ्रेशोल्ड है भैया, थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर आपको होल्ड करके रखना है, इसके ऊपर अपने आप को, तो बच्चे काम चल पाएगा, नहीं तो काम कैसे हो पाएगा? आप इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रहे और आप बोल रहे हो कि मैं करंट बढ़ा दूंगा। आप बच्चों को बाहर निकलने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि भैया आप जो है टॉप करके दिखा दो। कैसे? बच्चा बोलेगा कोरोना फैला हुआ, तो आप निकलने तो दो, हम बताएं तो सही। आपने रोका हुआ है हमको, आप इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रहे, आप बोलो मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा, मैं बड़ी जोर से मारूंगा। अरे यार नहीं, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है,
इंटेंसिटी पहले मैटर नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। जब पेपर आने वाले होते हैं तो कई बच्चे मंदिर चले जाते हैं, कई बच्चे रिलीजियस प्लेसेस में चले जाते हैं बेटा, वो फिर इंटेंसिटी से पूजा करते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान मैं आ गया हूं तेरे दर पे, और वो बेचारे एग्जाम के दिनों में आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बेकार है। सर वो साल अगर भर वही में वही साल पर्सन भर में इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम हो भूल तो जाते हैं। चलेगी, फ्रीक्वेंसी मैटर। भगवान बोलेगा भैया तेरी फ्रीक्वेंसी तो थी नहीं यहाँ पर आने की, है तो जितना मर्जी इंटेंसिटी से काम ले ले, तेरी फ्रीक्वेंसी बहुत कमजोर है, तो बेटा तेरा तो तथास्तु कल्याण हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इस चीज को डिनोट करती है। यानी कि बच्चे हमारे पास इंटेंसिटी को, आप बोलोगे मैं बड़ी इंटेंसिटी इसके साथ गया, मैं आज भगवान से पूजा पाठ करके, मैंने यज्ञ कर दिया, मैंने पूजा पाठ कर दी, देखना मैं पास होऊंगा। भगवान बोलेगा बेटा ऐसा थोड़ी ना होगा, तेरी फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी नहीं थी, तू तो आज पहली बार मेरे पास आया, तो मैं तुझे पाठ सिखाऊंगा और तू बिल्कुल भी, तेरे के नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसे मजाक के तौर के ऊपर हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास बहुत मैटर है। जी प्रज्वल बोलो, शाबाश बोलो बच्चे। सर मैं पूछ रहा था सर, ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, बोलो आगे। तो फिर सर जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें ये क्यों कह दिया गया कि वो फर्क ही नहीं पड़ता उस पर कुछ? क्या बेटा? सर पहले वाले में क्या क्यों किया कि इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? किसके ऊपर बच्चे? सर पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट बताया था आपने, उसमें आपने कहा ना कि इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा करंट के ऊपर। आपके पास इंटेंसिटी से आपके पास किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वंस वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ को निकल जाए तो बच्चे हमारे पास इंटेंसिटी अपना रोल प्ले करती है। मेरी बात को समझ रहे हो? यहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं की गई है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप अपना पहला एक्सपेरिमेंट भी देखें बच्चे हमारे पास, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बच्चे आपके पास, देखो जरा क्या लिखा है बच्चे, जरा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैंने क्या लिखा है बच्चे, क्या लिखा है बच्चे? द वैल्यू ऑफ द करंट, क्या लिखा है बच्चे हमारे पास? द वैल्यू ऑफ करंट क्या लिखा बच्चे मैंने? बोल शाबाश। It does not depend on the frequency of the light. ये चीज मैंने वहां पर भी बोली क्योंकि वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जब हम सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर चल रहे हैं तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही है। उससे नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे नीचे तो बच्चे हमें कुछ मिलता ही नहीं है। और फिर उसके नीचे वाला पॉइंट क्या लिखा बच्चे मैंने, जरा बता। Intensity of light does not causes emission of electron। तो मैंने कहीं पर भी बच्चे ये बात आपके पास रिलेट ही नहीं किया वहां पे। मेरी बात समझ रहे हो? मैं तो ये बात रिलेट ही नहीं किया। और यहाँ पर बच्चे अगर इंटेंसिटी इज, आपके पास फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वो इंटेंसिटी कर ही नहीं सकता ना जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद बच्चे जाकर आपके पास वो कहीं पर देखता है कि भैया मेरे पास अब इंटेंसिटी भी है, और अब इसके अंदर से आपको पता लगेगा कि अब मेरी इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो। तो इंटेंसिटी बेसिकली लाइट के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स को कंट्रोल करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कंट्रोल करता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। इस वजह से तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, वो हमारे पास किसकी बात हो रही है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तभी तो लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां पर भी अब फ्रीक्वेंसी वर्ड आ रहा है और वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो ये मान के चलना है कि ये फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या है बच्चे, इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास ग्रेटर देन क्या बच्चे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में एक और चीज देखी थी बच्चे की, जो आपके एनर्जी होती है E, वो हमारे पास एक फोटोन की किसके बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर मेरे पास P पावर का सोर्स है तो NH म्यू एंड डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू पावर, और पावर अपॉन एरिया क्या होता है? पावर अपॉन एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी। तो मतलब लाइट जितनी ज्यादा इंटेंस होगी उसमें फोटॉन्स का नंबर उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा फोटॉन्स का नंबर होगा
फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा बाहर निकलेंगे, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो छोटी मोटी चीजें, ये +1 के अंदर केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चे आपके पास। जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स अभी बच्चे आए नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का बच्चे आपके पास सारा का सारा पॉइंट पीछे पड़ा हुआ है, जिसमें हम सिंपल एक इक्वेशन ही तो पढ़नी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू माइनस ऑफ I नॉट। ये तो केमिस्ट्री है जो हम पढ़ रहे हैं, कि ये केमिस्ट्री के अंदर आपने किया होगा, ये केमिस्ट्री के अंदर किया होगा। कोई मैक्सिमम टीचर बोलते हैं कि भैया केमिस्ट्री में आप इतना पढ़ के आ चुके, अब सीधा आप आइंस्टाइन की इक्वेशन को पढ़ो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री के अंदर भी पूछी जा सकती है। चलिए, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, इसको पढ़ लीजिए, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। चलिए।